हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट परीक्षा जून का मॉडल पेपर 2015 का, जो पीवाईक्यू सीरीज पे पार्ट 1 हम 2015 के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगले 25 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 2 के नाम से। देखते हैं हम आज का नंबर है क्वेश्चन नंबर 26। हम पीवाईक्यू यूथ पब्लिकेशन से सॉल्व करवा रहे हैं आपको। इसमें हम साथ ही आपको चारों ऑप्शन की व्याख्या भी दे रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में एक का डी सी ऐसा करके सॉल्व नहीं करना है, आपको चारों ऑप्शन की व्याख्या जरूर एक बार देखना है, एनालाइज करना है। उससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि हो सकता है इस बार आपको ऑप्शन ए करेक्ट दिया है, दूसरी बार जो ऑप्शन 3 दिए हुए हैं उनसे भी क्वेश्चन उठा सकता है। इसलिए साथ पीवाईक्यू सॉल्व करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही व्याख्या करते चलना। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। मैला आंचल 1954, परति परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965। देखते हैं हम। मैला आंचल 1954 का उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। इसमें बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन हुआ है। परति परिकथा 1957 का उपन्यास है। इसमें बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का चित्रण है। देख लीजिए, दोनों में पूर्णिया जिले की बात की गई है, लेकिन मैला आंचल में मेरीगंज गांव की बात की गई है और परति परिकथा में परानपुर गांव का चित्रण हुआ है। दीर्घ तपा उपन्यास है 1963। इसमें भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति की संघर्ष का वर्णन है। जुलूस 1965 ये भी रेणु जी का उपन्यास है। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है। हो सकता है अगली बार आपको पूछ ले कि ऐसे कौन से उपन्यास है जिनमें पूर्णिया जिले का वर्णन किया गया है, तो मैला आंचल, परति परिकथा, जुलूस। क्वेश्चन नंबर 27 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। फांसी 1929, बिखरे मोती 1932, सतमी के बच्चे 1935, दो बांके 1936। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फांसी 1929 जैनेन्द्र की कहानी है। बिखरे मोती 1932 सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। सतमी के बच्चे 1935 राहुल शंकर त्यायन की कहानी है। दो बांके भगवती चरण वर्मा 1936 की कहानी है। अगला है 28 नंबर। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 में हुआ है। सोहनलाल द्विवेदी को 1906 में हुआ है। श्याम नारायण पांडे 1907, रामधारी सिंह दिनकर 1908 प्रकाशन वर्ष जन्म है इनका। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित दैनंदिनियों डायरियों का सही कालक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। दैनंदिनी 1885, दैनंदिनी 1885। राधाचरण गोस्वामी का डायरी है। डायरी के कुछ पन्ने 1940। घनश्याम दास बिरला की डायरी है। मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा की है 1954। प्रवासी के प्रवास की डायरी 1971 हरिवंश राय बच्चन, प्रवास की डायरी 1971 हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, आनंद कादम्बनी 1881, नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896, सरस्वती पत्रिका 1900। देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, जो मासिक पत्रिका थी, बनारस से निकली थी। आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की संपादक है, पत्र है।
1881 में प्रकाशन हुआ है। मासिक, ये भी मासिक पत्रिका है, मिर्जापुर से निकलती थी। नागरिक प्रचार पत्रिका के संपादक थे वेणी प्रसाद। सन 1896 त्रैमासिक पत्रिका थी, काशी से निकलती थी। सरस्वती पत्रिका चिंतामणि घोष, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे संपादक। सन 1900 में प्रकाशित हुई है। मासिक पत्रिका है, काशी या इलाहाबाद से निकलती थी, काशी इलाहाबाद दोनों से। देखते हैं सरस्वती प्रथमतः सन 1900 में काशी से प्रकाशित होती थी, बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनको सूची ए से सूची बी में मिलान करना है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, श्रावकाचार्य देवसेन, नेमिनाथ रास है तीसरा, सुमति मणि। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखते हैं हम। जय मयंक जस चंद्रिका 1168 की रचना है, मधुकर कवि की। यह प्रबंध काव्य है और अप्राप्त है। पृथ्वीराज रासो 1192 चंद्रबरदाई की रचना है। शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। यह वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। 69 सर्ग हैं और भाषा इसकी डिंगल है। श्रावकाचार्य 1933 की रचना है, देवसेन की। इसमें 250 दोहों में श्रावक गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। नेमिनाथ 1213 में इसके प्रकाशन हुआ है। सुमति मणि इसके रचनाकार हैं। इसमें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया गया है। रयचरु पुष्पदंत की रचना है। इनको अभ्रंश का भभूति या अभिमान मेरु या कविकुल तिलक आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए सही जवाब है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। प्रेम वाटिका रसखान की है। रसमंजरी किसकी है? नंददास की है। भक्त नामावली ध्रुवदास की है। भक्त नामावली ध्रुवदास की है। प्रेम वाटिका नंददास, रसमंजरी साहित्य लहरी का प्रकाशन है, सूरदास ने किया है। प्रेम वाटिका का किया है रसखान ने। रसमंजरी का नंददास, भक्त नामावली का ध्रुवदास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है। पहले देखते हैं इनकी व्याख्या। सूरदास साहित्य लहरी, ये रचना दृष्टिकूट पदों में विभक्त है। रसखान की प्रेम वाटिका है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये पंथ निरपेक्ष कवि थे। नंददास की रचना है रसमंजरी। नंददास को जड़िया और कवि गड़िया नंददास जड़िया कहा जाता है। ध्रुवदास भक्त नामावली हित हरिवंश यमुनाष्टक रचना है। क्वेश्चन नंबर 33 है। सूची ए से सूची बी को आपको मिलान करना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आलम की रचना है माधवानल काम कंदला, घनानंद की है। सुजान हित प्रबंध, सुजान देख करके आप घनानंद समझ जाएंगे। तो बी का ए देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी में ही मिलेगा। इसलिए आप देखा करिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, या नहीं कि एक नहीं एक सी अगर ये वक्त सूची ए वाले क्वेश्चन बी वाले अगर आपको एक भी आ रहा है, दो भी आ रहे तो हो सकता है आप करके देखिए सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी है ठाकुर। ठाकुर को मिलाना है ठाकुर ठसक से। देख सकते हैं ठाकुर। दुजदेव है, दुजदेव की रचना है। दुजदेव की रचना है श्रृंगार लतिका सौरभ। श्रृंगार लतिका सौरभ है। देखते हैं आलम की रचना है माधवानल काम कंदला। ये जाति के ब्राह्मण थे किंतु शेख नामक रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। प्रेम का पीर इश्क का दर्द इनके एक वाक्य में भरा पड़ा है। इनके एक एक वाक्य में प्रेम का दर्द इश्क का दर्द भरा पड़ा है। घनानंद की सुजान हित प्रबंध है। घनानंद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। नादिर शाही सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठाकुर
ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक। इनका जन्म ओरछा बुंदेलखंड में कायस्थ परिवार में हुआ था तथा जयपुर के राजा परीक्षित के आश्रयदाता थे। बोधा की रचना है इश्कनामा। इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। इश्कनामा प्रेम पर लिखे गए मुक्तकों का संग्रह है। दुष्देव की रचना है श्रृंगार लतिका सौरभ। इनका पूरा नाम मानसिंह था। ये अयोध्या नरेश के यहाँ आश्रित थे। क्वेश्चन नंबर 34 है सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक पतंग अनंत में 1984 अशोक वाजपेयी की रचना है। यहाँ से देखो 1983 केदारनाथ सिंह की रचना है। बात बोलेगी हम नहीं 1981 की रचना है शमशेर बहादुर सिंह। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है 1965। जलसा घर श्रीकांत वर्मा 1973। एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी, यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह। एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचना है। यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह की रचना है। बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। क्वेश्चन नंबर 35 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सूखी डाली उपेंद्रनाथ अस्क की रचना है। कारवां भुवनेश्वर प्रसाद की है। आप कारवां से जान जाएंगे। बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा। एक घूंट जयशंकर प्रसाद। एक घूंट जयशंकर प्रसाद की क्या है, एकांकी है। सूखी डाली 1941। ये सभी एकांकी रचनाएं हैं। सूखी डाली 1941 उपेंद्रनाथ अस्क की है। कारवां 1935 भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी है। बादल की मृत्यु 1930 रामकुमार वर्मा। एक घूंट 1930 जयशंकर प्रसाद। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा 1986 विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए है, सूची बी में आपको मिलान करना है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मेरी आत्म कहानी शिवनंदन सहाय की रचना है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी। हरिश्चंद्र की रचना है शिवनंदन सहाय। मेरी आत्म कहानी है श्याम सुंदर दास की पहले का तीसरा है। देख लीजिए आप इसकी व्याख्या भी। श्याम सुंदर दास की रचना है मेरी आत्म कहानी। आत्मकथा है 1941 की। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है स्मृति की रेखाएं 1947। रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है माटी की मूर्तें 1946। शिवनंदन सहाय का रचना है हरिश्चंद्र 1905 जीवनी है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है माटी हो गई सोना। ये भी रेखा चित्र है 1959 का। क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स। नासिरा शर्मा जिंदा मुहावरे। चित्रा मुदगल एक ज़मीन अपनी। अलका सरावगी शेष कादम्बरी। देखते हैं। ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स 1997 का उपन्यास है। नासिरा शर्मा का उपन्यास है जिंदा मुहावरे 1993। चित्रा मुदगल का उपन्यास है एक ज़मीन अपनी 1990। अलका सरावगी शेष कादम्बरी 2001 की रचना है। महेंद्र भल्ला एक पति के नोट्स 1967 की रचना है। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन ए। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की रचना है। ध्वन्यालोक किसकी है, आनंदवर्धन की है। श्रृंगार प्रकाश किसकी है, भोजराज की है। काव्य मीमांसा रचना है राजशेखर की। क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ है। इनका जन्म कश्मीर में 10वीं सदी हुआ था। इनके शिक्षक गुरु अनुभव
अभिनव गुप्त थे। आनंदवर्धन का रचना है ध्वनिमय लोक। इनकी युगांतकारी रचना ध्वनिमय लोक है। ध्वनि के प्रथम पुरोधा हैं। ये ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। भोजराज के श्रृंगार प्रकाश। इन्होंने 2 नवीन रीतियों अवंतिका माधगी की रचना की है। राजशेखर के काव्य मीमांसा ग्रंथ है। ये कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्र पाल निर्भय राज के आश्रित कवि थे। काव्य मीमांसा 18 प्राधिकरणों में विभक्त है। इन्होंने रीत को वचन कवि न्यास माना है। भट्टनायक का है हृदय दर्पण। इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत भुक्ति या भोगवाद है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए, सूची बी आपको मिलान करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान की रचना है। शब्द और मनुष्य परमानंद श्रीवास्तव की रचना है। अज्ञेय वागर्थ वैभव रमेश चंद्र शाह की रचना है। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। ये सब आलोचना ग्रंथ हैं। इनके आलोचक हैं हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 शिवदान सिंह चौहान, शब्द और मनुष्य 1988 परमानंद श्रीवास्तव, अज्ञेय वागर्थ का वैभव 1995 रमेश चंद्र शाह, लोकवादी तुलसीदास 1974 विश्वनाथ त्रिपाठी, शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा 1976। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है रक्षाबंधन। गोविंद वल्लभ पंत है अंगूर की बेटी नाटक। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सन्यासी। चंद्रगुप्त विद्यालंकार है अशोक। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है अशोक। इतना गद्यांश दिया हुआ है 41 से 45 क्वेश्चन तक, तो हम छोड़ देते हैं। गद्यांश कभी फिर कर लेंगे। 45 से हैं क्वेश्चन 46 से कथन और कारण वाले, जिसे हम करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 46 है, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होते। कथन दूसरा है, क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। तो इसका हमको कथन 2 दिए हुए हैं, सही या गलत है, या दोनों सही हैं, या एक सही और गलत है, हमको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही हैं। तो मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि था, ये विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होते। दूसरा है, क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावनाओं को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। दूसरा है तर्क है, क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है। इसका सही जवाब है, एक सही है और गलत है। क्योंकि अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावनाओं को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। ये सही है, क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है। गलत है, अधिक महत्व नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मन को मनोरंजित करना, उससे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है, जिससे सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्ति होता है। इसे ही हृदय की मुक्तावस्था कहा गया है। ए और आर दोनों ही क्वेश्चन, इसमें दोनों ही कथन गलत हैं। मन की मनोरंजित करना, सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य नहीं है। अपने मन की संतुष्टि के लिए थोड़ी ना हम कविता करते हैं, गलत बात है, ये गलत है। इसमें भी बताया गया है क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री, गलत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। फ्रायड के अनुसार
कला और धर्म का उद्गम अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में भी होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। दूसरा कथन है, क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। एक सही है, दूसरा गलत है। फ्रायड के अनुसार कला और धर्म का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार का सर्जन करता है। सही है, क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। बिल्कुल ही गलत कोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में अहंकार का त्याग आवश्यक है। दूसरा है, क्योंकि जब तक इस संसार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों ही सही हैं। काव्य का चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करना है। इस आत्मभूत के साधन में अहंकार आता है तो इसका त्याग आवश्यक है। इनके बिना इसके त्याग के मनुष्य अपने सभी रूपों को अपने भीतर नहीं ला सकता, इसे आत्मभूत नहीं कर सकता। सही है। तो आज हम 2015 का मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 2 के माध्यम से। जुड़े रहिए हिंदी विद राधा साहित्य। धन्यवाद।